नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। समझिए, सोचिए और अपने दिल पर हाथ रखकर जरा इन पंक्तियों का मर्म भी समझिए। जरा उन पलों को महसूस कीजिए जब आप और हम अपने घरों में अपने परिवार के साथ, समाज के साथ, दोस्तों यारों के साथ त्योहारों की खुशियों में खोए रहते हैं, तो हिंद का पहरेदार दुश्मनों के हर नापाक मंसूबों को नेस्तनाबूद करने के लिए मर मिटने को तैयार रहता है। चाहे वो तन जलाने वाली, बदन जलाने वाली 50 डिग्री की रेगिस्तानी गर्मी हो या फिर -50 डिग्री का सियाचिन वाला तापमान हो जिसमें हड्डियां तक जम जाती हैं और शरीर तक गल जाता है। सेना की वर्दी दुश्मनों की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए मुस्तैद रहती है, तैनात रहती है। सेना के ऐसे जवानों के लिए आपके मन में कैसी भावनाएं उमड़ती हैं? क्या आपके लिए, हमारे लिए ऐसे जवान पूजनीय नहीं है? बिल्कुल है। हमारे देश में आर्मी को बहुत गर्व के नजरिए से देखा जाता है। इन्हें देश की आन बान और शान माना जाता है। क्या ऐसे जवानों का अपमान बर्दाश्त किया जा सकता है? क्या किसी ऐसे व्यक्ति, ऐसे समाज को माफ किया जा सकता है जो हमारी आर्मी को अपमानित करते हो, जिनकी छातियां देश की ओर आने वाली हर गोली को झेलती हैं? ऐसे त्यागी बलिदानी जवानों को कोई गाली दे, उनकी वर्दी का अपमान करे, यह किसी भी राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी को कैसे स्वीकार हो सकता है? मैं तो कहता हूं उसको हिंदुस्तानी कहलाने का हक तक नहीं, क्योंकि हिंद का जवान तो देश के दुश्मनों के दुश्मन है। वो तो हर हिंदुस्तानी का नाज है। वो जवान सिर्फ दुश्मनों से ही लोहा नहीं लेता। कोई भी प्राकृतिक आपदा हो, बाढ़ की विभीषिका हो, भूकंप हो, हादसा हो, महामारी हो, प्रलय हो, वो आपकी जान बचाने के लिए, हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करता। सेना के उन्हीं जवानों को जिस तरह से देश की राजधानी में अपमानित किया गया, जिस तरह से छात्र आंदोलन की आड़ में हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश दिखी, उससे पूरा हिंदुस्तान मर्माहत है। लेकिन इस मुद्दे का एक पहलू और है। इतिहास इस बात का गवाह रहा है, किसी भी देश या साम्राज्य को बाहरी दुश्मनों ने कम, बल्कि देश के अंदर बैठे गद्दारों ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया। 1991 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के हाथों करारी मात खाकर जान की भीख लेकर गाजी वापस चला गया, लेकिन गद्दार जयचंद ने उसे बुलाया, उसका साथ देकर पृथ्वीराज को अगवा करवाया, हराया और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को अफगानिस्तान में मार दिया गया। मीर जाफर की गद्दारी ने तो सिराजुद्दौला का अंत किया और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव डाली। मतलब देश को कभी खतरा बाहरी दुश्मनों से ज्यादा नहीं रहा, खतरा आस्तीन के सांपों से। और जिस तरह की भाषा यहां पर इस्तेमाल हुई नीट पेपर के आड़ में, ठीक है, नीट पेपर का प्रदर्शन था, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग थी, तो फिर सेना के विरोध का एजेंडा कौन लेकर आया? मुझे तो अभी तक याद है नहीं है कि देश में कभी भी कोई ऐसा आंदोलन हुआ हो जिसमें आर्मी को गालियां दी गई हो। और ऐसा कोई इतिहास भी नहीं है कि सेना ने हिंदुस्तान के हित को छोड़कर कभी कोई बात कही हो, सेना ने कभी किसी पॉलिटिकल मामले में दखल दी। 1947 में कश्मीर से कबायलियों को खदेड़ा, 1962 में चीनी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया, 1965 में लाहौर तक घुसकर जवाब देकर आए, 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, 1999 में करगिल में पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को ध्वस्त किया, 2020 में गलवान में चीनियों को मजा चखाया, 2025 का ऑपरेशन सिंदूर, और कश्मीर की 1947 से लेकर अब तक की वो अंतहीन लड़ाई, गिनती खत्म नहीं होगी। लेकिन यह फहरिस्त लंबी चलती चली जाएगी। फिर ऐसे जवानों के लिए नफरती भरे बोल। सवाल इसलिए उठता है, इसलिए भी ये सवालों के घेरे में कि आखिर इस आंदोलन का मकसद क्या था, और क्या इस आंदोलन के पीछे कोई बड़ी साजिश, कोई इंटरनेशनल एजेंसी, इंटरनेशनल एजेंडा? क्या हिंदुस्तान को नेपाल, बांग्लादेश बनाने की कोशिश, वो भी विदेशी सरजमी से? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। के शर्मा, पूर्व आईजी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीआरपीएफ
कैप्टन इंद्रजीत सिंह थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, और इसके अलावा हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। प्लीज ट्रिपल विंडो में स्क्रीन लीजिएगा। तो सबसे पहला सवाल पांडे जी आपसे, जब आप ये प्रोटेस्ट देख रहे थे और जब आप इस तरह के विजुअल्स देख रहे थे, तब आपके मन में क्या चल रहा था, क्या गुजर रहा, आपके दिल पे क्या गुजर रही थी? जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सवाल में शामिल करने के लिए। देखिए, निश्चित रूप से कोई भी भारतीय जो होगा उसको कोई भी सुकून नहीं मिलेगा देख के, क्योंकि ये हमारा आने वाला फ्यूचर है। हमारे देश के ये फ्यूचर सिटीजन्स हैं जो आपके आंखों के सामने हैं, वो कर रहे हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि हम ऐसे परिवेश में पैदा हुए हैं जिसमें कहा जाता है कि आप परिस्थितियों का सामना डट के करते हैं, जो समस्याएं आती हैं, मुश्किलें आती हैं, उनको आप सोच समझ कर सामना करते हैं और उसका हल निकालते हैं ताकि पूरे समाज में और पूरे देश में शांति रहे। और आपकी सर्कल में क्या बातचीत हुई जब ये सब चीजें वायरल हुई, जब ये सब चीजें डिस्कस की जाने लगी, जब सोशल मीडिया पर बहुत फ्लोट हो गया, बहुत लोगों के पास पहुंच गया? देखिए, निश्चित रूप से जैसा मैंने कहा कि कोई भी प्रसन्न नहीं होगा सुनकर, और ये आपस में बात हो रही थी। देखिए क्या हो गया इस हिंदुस्तान का हाल, कहाँ बच्चे जो हैं वो 15 अगस्त और 26 जनवरी पर जो है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जैसे गीत गाते थे और वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती थी, और जो सैनिक रास्ते में जाते थे उनको सल्यूट करते थे लोग, वो भारत जो लगता है कि उस पर काफ़ी जो है ग्रहण लग रहा है, हमारी जो है आगे पीढ़ियाँ आ रही है उनके ऊपर। तो ये देश वो है जहाँ पर कि हमारी संस्कृति में बताया गया है कि देशभक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। माखनलाल चतुर्वेदी का पुष्पी अभिलाषा कविता मेरे ख्याल से हर एक बच्चे ने पढ़ी होगी हिंदी सब्जेक्ट में। वो क्या कहते हैं कि भाई मुझे तोड़ देना वनमाली और मुझे उस रास्ते में फेंक देना जहाँ पर मातृभूमि के लिए अपनी जान जमाने के लिए लोग आगे जा रहे हैं। सोचिए क्या भावना है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण विवेक जी ने दिया, लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जाए कि बड़ा दुखद रहा और कैसे इसको हम सुधार पाएंगे, ये एक बहुत बड़ी समस्या। एक संदेश और गया है इस तस्वीरों के माध्यम से कि हम अपने बच्चों को कैसे देख रहे हैं, उन बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो कैसे कर रहे हैं। क्या हमने उनको एडमिशन करा के स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में क्या छोड़ दिया? क्या उनका डेवलपमेंट वही हो रहा है जो हमारी आशा के अनुरूप है, या देश की जो रिक्वायरमेंट है? देखिए, भारत विकासशील देश है और अगर इसने परिस्थितियों का सामना करना नहीं सीखा तो जो हम विकास के तेज रफ्तार में आगे बढ़ रहे हैं वो रफ्तार निश्चित रूप प्रभावित होगी। ये बताता है साफ कि हमारे जो छोटे थे तो हमारे माँ बाप जो है, हमारी दादा दादियाँ, नानियाँ जो हमें कविताएं और कहानियाँ सुनाती थी जिसमें कि देशभक्ति की भावना जागृत की जाती थी। लगता है कि उसमें कुछ कमी आई है, लगभग समाप्त हो गया है। हमारे पढ़ने की क्षमता, हम जब छोटे थे तो महाभारत, रामचरितमानस और ऐसी जो है चर्चा होती थी उनकी, और जो युद्ध में जो हुआ, क्या हुआ, हमारे वीर जवानों ने कैसे अपना कौशल दिखाया, उसके बारे में जो चर्चा होती थी तो हमारा भी मनोबल बढ़ता था। कहा जाता है कि फौज लड़ती है तो निश्चित रूप से शरीर वहाँ होता है, लेकिन उसके पीछे जो शक्ति होती है वो भारत देश के मनोबल के वजह से होती है, वहाँ तक टिक पाता है। जैसा आपने जिक्र भी किया था कि -50 डिग्री, मैं खुद वहाँ रहा हूँ बर्फ के अंदर, यहाँ पर 30 से 40 फीट की बर्फ होती थी, और वहाँ पर क्या हम कर पाएंगे ये बड़ा मुश्किल होता था। हमारी मशीनें कैसे परफॉर्म करेंगी, हमारे जहाज एयरक्राफ्ट कैसे परफॉर्म करेंगे, ये सबकी चिंता होती थी। लेकिन ऐसी परिस्थिति में हमने अगर इस तरह से नहीं सोच रहा है तो बहुत मुश्किल वाली बात है। के शर्मा जी, आपका फर्स्ट वर्जन क्या रहा इन चीजों को देखकर? देखिए, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। ये जो मैंने देखा है कि वो अगर किसी ने कमेंट किया होगा बच्चे ने, तो निश्चित तौर पर उसका सेना से उसकी अनभिज्ञता रही होगी सेना के बारे में, क्योंकि सेना तो वहाँ थी नहीं। सेना का सब सम्मान करते हैं, सेना एक हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है, बिल्कुल सही है। देखो, सीआरपी के जवान भी थे तो उनको निशाना बना रहे थे, आरएएफ के कोई जवान थे तो उनको निशाना बना रहे थे, तो वो आपकी बात सही है। देखिए, ये जो प्रोटेस्ट है वो एक संवैधानिक अधिकार है, और पुलिस को उसको सुरक्षा देने का अधिकार, और प्लस उसको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का कर्तव्य, ये पुलिस का कर्तव्य है। अच्छा, अब इसमें थोड़ी ऊंच नीच होती है, तभी तो इतने गियर आपने देखा है कि हेलमेट लगाएंगे, सारे कपड़े पहनेंगे, सारी चीजें करके जाएंगे। तो नंबर एक बात तो आर्मी को कहीं भी मुझे अगर किसी ने दी है तो उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है, क्योंकि आर्मी हमारे लिए पूजनीय है। आर्मी से बेहतर कोई भी जवान, अगर वो सीआरपी में भी एक जवान है, वो देश की सेवा कर रहा है, पुलिस में भी जवान है, देश की सेवा कर रहा है, आप किसी को अपशब्द नहीं कह सकते, राइट? पीठ पे 4 डंडे पड़ जाए वो आदमी भूल जाता है एक समय के बाद, लेकिन जो दिल पे चोट लगती है उसको भुलाने में वक्त लगता है। और खासकर जब नेशन के लिए बात आ जाए, राष्ट्र पर बात आ जाए, देश पर बात आ जाए,
तो फिर तो अनबेरेबल है सर। मेरी आपसे अनुरोध ये है कि जो बच्चे हैं वो भी हमारे हैं, वो कहीं बाहर से नहीं आए। उसमें फोर्सेस वालों के बच्चे भी हैं, सीआरपी वालों के बच्चे भी, बीएसएफ वालों के बच्चे हैं, एक मैं देख रहा था उसमें दिल्ली पुलिस वालों के बच्चे भी हैं। तो ये एकदम आउटराइटली कह देना कि वो एकदम गलत है। दूसरी बात, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चेंज होता है, उसको हमको देखना पड़ेगा। जो वैल्यूज हैं वो हर पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवर्तन होता है। आपकी टेक्नोलॉजी में इतना परिवर्तन हो गया तो आपके विचारों में परिवर्तन होना ही होना पड़ेगा। जब टाइटैनिक डूबा था, तब जब उसकी इंक्वायरी हुई कि क्यों डूबा, तो उन्होंने कहा कि जो धातु विज्ञान है वो पीछे रह गया और जो वैमानिकी है, जो हवाई पानी का जहाज चलने की गति तेज हो गई, तो उसकी वजह से वो जहाज का टक्कर हुई और डूब गया। इसी तरह आज आपकी सारी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, लेकिन आपके नियम कानून और जो हमारी मानसिकता है जो दूसरे विभागों की, वो उसके साथ मैच नहीं कर पा रही है। तो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो देश के दुश्मनी हो गए जी, मैं ये कह रहा हूं ये ओरिएंटेशन आ कहां से रहा है। कुलकर्णी सर हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त कैप्टन इंद्रजीत सिंह भदौरिया भी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। कुलकर्णी सर, बात ओरिएंटेशन की है। आज 1 है, कल 10 होंगे, कल 20 होंगे, कल 50 होंगे, संख्या बढ़ती जाएगी। तो क्या ओरिएंटेशन में कमी आ रही, या फिर जिस तरह के हालात हमने देखे वो तो कहीं से भी एक्सेप्टेबल तो नहीं दिखते? बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल ये है कि आजकल के जो बच्चे हैं, और जनरली मुझे लगता है ज़्यादातर अधिकतर बच्चों को ज्ञान नहीं है कि फ़ौज क्या कौन है, सिक्योरिटी फोर्सेस में कौन कौन से सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं, कौन से सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, कौन सी फ़ौज है, वर्दियाँ तकरीबन एक जैसे उनको दिखती हैं। तो ये जो इस तरह की भावना प्रकट करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि पहले ये शायद लेट्स गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट टू दैट गर्ल और टू दैट बॉय कि उन्होंने नहीं सोचा होगा कि फ़ौज के बारे में इस तरह की बातें करें। पर आपका कहना ठीक है, फ़ौज ही नहीं, कोई भी यूनिफॉर्म सर्विस, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, वहाँ पे वो अपनी देश की सुरक्षा के लिए लगा है, वो अपने आप नहीं आया है उधर, उसको लगाया गया है। तो ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली प्रोटेस्टर्स, और ख़ासकर ये जो बच्चे आए थे उधर, उन सबको मालूम था कि इट हैज़ टू बी अ पीसफुल प्रोटेस्ट। उनका मकसद बिल्कुल सही, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि जो भी परीक्षा होती है वो परीक्षा जो है उसमें एक विश्वास पैदा होना चाहिए। हर बच्चे को लगना चाहिए कि जो भी वो परीक्षा देने जाता है कि रिजल्ट्स ठीक होंगे, उसने गलती की है या वो फेल हुआ है। तो ये जो है ये बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट को इस तरीके से अपने भी मतलब कहीं फ्रस्ट्रेशन नहीं, ये बात कहां से आ रही कि भाई पहलगाम में तुम अगर इस तरह डट के खड़े होते तो वहां पर तुम्हारी मौत नहीं होती? ये तो ये लाइनें कहां से आ रही? ये बहुत गलत सोच, बहुत गलत। और कई बार मेरे को भी लगता है कि कहीं ना कहीं जो स्कूलों में, कॉलेजेस तो कहा, स्कूलों में जो हम लोग जब बच्चे होते थे तो मॉरल साइंस होता था, हर हमेशा क्या चीज़ अच्छी है क्या बुरी है, पेरेंट्स घर में आकर के बताते थे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से मुझे लगता है डिस्कनेक्ट बिटवीन दी यंगर जनरेशन एंड उनके पेरेंट्स के बीच में। और पेरेंट्स को भी बहुत ज़रूरी है, ये जिम्मेवारी उनकी भी बनती है, कम से कम इस तरह की बातें नहीं। और ख़ासकर भारत के अंदर तो भारत अपना देश जो है वो सिर्फ कल्चर और बड़ों की रिस्पेक्ट करना, आदर करना। और मुझे कोई शक नहीं कि फ़ौज के बारे में शायद हिंदुस्तान के अंदर किसी के बीच में भी इस तरह की भावना होगी जो गलत और इस तरह से प्रकट करेगा। अगर करता है, लेट्स गिव द चाइल्ड द बेनिफिट ऑफ डाउट कि वो समझता नहीं है और क्यों बोल रहा है, दैट फ्रस्ट्रेशन इज अ बैड थिंग, और उसके वो रोकना सबकी जिम्मेदारी। भदौरिया सर का वर्जन जानते हैं, फिर इसके दूसरे पॉइंट पे भी डिस्कस करेंगे। सर भदौरिया सर, देखिए, आजकल मैं ये कहूँगा कि जो वहाँ प्रोटेस्ट जो भी बच्चे करने आए थे, बिल्कुल ठीक है, उनका अधिकार था, छात्रों का था, अधिकार करना चाहिए। अगर उनकी बात कहीं नहीं सुनी जाती तो बिल्कुल मतलब अगर प्रोटेस्ट कर रहे तो पीसफुली होना चाहिए। मगर उनके बीच में जो आए थे, मैं खुद भी वहाँ थोड़ा सरसरी निगाह मारने देखने गया था कि देखे यहाँ किस तरह का प्रोटेस्ट है, कैसे लोग हैं, क्या है। तो मैंने अक्सर देखा वहाँ कि छात्र कम थे, वो लोग ज़्यादा थे कि जिन्हें सिर्फ सरकार की कहीं ना कहीं बुराई करना है, सरकार को नीचा दिखाना है, सरकार को गालियाँ देना है, इस तरह के लोग ज़्यादा थे। तो वो सरकार की मतलब सरकार को नीचा दिखाने के लिए, सरकार को गालियाँ देने के चक्कर में वो ये भी भूल गए कि जो यहाँ सुरक्षा बल खड़े हुए हैं, भले ही आर्मी नहीं है, CRP
सीआरपी है, आरपीएफ है, जो भी हैं वो भी अर्धसैनिक बल हैं, वो भी किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं। तो उनके ऊपर जिस तरह से गालियां दी जा रही, पत्थर दिए जा रहे, कुछ लोगों ने तो सेना को भी गाली दी। तो ये मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं आज की जो हमारी जनरेशन है कहां जा रही है, इसको बिल्कुल गाइडेंस की जरूरत है। इनके माँ पेरेंट्स जो है ना, जब तक इनको गाइड्स नहीं करेंगे, ये बच्चे बाके में भटक चुके हैं, ये अपनी संस्कृति भूल चुके हैं। इन्हें यही पता नहीं कि हमें किसका सम्मान करना है कि नहीं करना है। आज हमारी सेना अंतिम शक्ति है और हम सेना को गाली देने लगेंगे तो फिर बचाई कौन? हम जब सेना को देने लगे, देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे, देश के प्रधानमंत्री की 13वीं की बात कर रहे कि उनका खाना खाइए, हम 13वीं कर रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री हमारा सम्मान होता है, हमारे सर का ताज होता है। अगर हम अपने प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं करेंगे तो फिर हमारे बाहर वाले देश क्या कहेंगे कि इनके प्रधानमंत्री का इनके देश के ही लोग सम्मान नहीं कर रहे। तो यह सोच कहां जा रही, इस पर हमें बिल्कुल चर्चा करना पड़ेगी और यह चर्चा का विषय है जी। अब आते हैं पांडे सर, इसमें क्या कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी वाला एंगल भी दिखता है कि नैरेटिव जानबूझकर फैलाया गया हो? क्योंकि आज से पहले तक किसी भी प्रोटेस्ट में आर्मी या फिर अर्धसैनिक बलों को कभी भी टारगेट नहीं किया गया, उनको पिन पॉइंट करके टारगेट नहीं किया गया। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, दो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर जो हैं सामने आते हैं। एक तो क्या कि सबका जो है माइंडसेट, कहते हैं इंटेंशन एक ही था कि किसी प्रकार से सरकार को, जो सत्तारूढ़ दल है उसको गाली देना, प्रधानमंत्री को गाली देना। देखिए, वो लोकतंत्र है। ये तो क्लियर होना चाहिए ना कि भाई आर्मी इज नॉट अ गवर्नमेंट। हाँ, मैं उसी पा रहा हूं, गवर्नमेंट इज नॉट आर्मी, मैं उसी पा रहा हूं। तो ये जो है, ये बताता है कहीं मीटिंग ऑफ माइंड्स हुआ है और ये कहीं से चैनलाइज हो रहा है। कहां से हो रहा है, कौन सा इंटरनेशनल एलिमेंट इसमें काम कर रहा है, वो एक निश्चित रूप से इंटेलिजेंस एजेंसी को देखना होगा। और होम मिनिस्टर अफेयर्स मेरे ख्याल से इसमें लगे हुए हैं। शायद कुछ और तथ्य, डीप स्टेट की बात भी चल रही है कि शायद उनका भी इसमें योगदान है। जहां तक बात है कि आर्मी और सीआरपीएफ या पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में कुछ सोर्सेज से ये भी सुना कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी थी कि प्रोटेस्ट में कुछ लोगों की लिंचिंग हो जाए, किसी की मौत हो जाए, कोई खुद को आग लगा ले, जिससे कि हालात और ख़राब हो जाएं, डिस्टर्ब हो जाएं और ये टोटल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तो इसलिए उकसाने की हर तरह की कोशिश की गई। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा आरएफ के उन जवानों का, सीआरपी के उन जवानों का, जो भी लोग ड्यूटी में थे, जिन्होंने पेशेंस का परिचय दिया, जिन्होंने धैर्य का परिचय दिया और मुंह पर आकर उकसाने के बाद भी वो बिल्कुल शांत और काम पोजीशन में थे, जो उनको ट्रेनिंग मिलती है जिस चीज़ की, और जिस तरह से उन्होंने एक्ट किया, सल्यूट है उनको। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है सर। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो, और एक बड़ा बहुत ही मोटा नियम है, एक वर्ड ओवर, कि जो ड्यूटी अपनी कर रहा है उसमें कोई दखल मत दीजिए, बल्कि अगर आप कोई दखल देते हैं तो वो भी ऑफेंस है। तो यहाँ पर जब आके छात्र, अब मैं छात्र शब्द मुझे लगता है कि यहाँ प्रयोग करना गलत होगा, जो प्रदर्शनकारी थे, क्योंकि उसमें छात्र कम लग रहे थे। और अगर उनसे, जैसे भी आपने देखा भी कि जो विजुअल्स आए कि नीट का फुल फॉर्म जब पूछा गया तो उसमें लगभग कोई नहीं बता पा रहा था। तो ये साफ बताता है कि वो नीट के विद्यार्थी, जिसका कि शुरुआत यही कहा गया था कि मैं नीट की परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ उसके बारे में हम चाहते हैं कि वो परंपरा उसको चेंज किया जाए, सिस्टम में सुधारा जाए और ऐसा तंत्र लाया जाए जो कि परीक्षाओं को सुचारू रूप से कर सके। लेकिन नीट के बारे में आप जानते ही नहीं। अब आप कह रहे हैं कि भाई इस देश में क्या होगा, आप धर्म के संबंधी नारे लगा रहे हैं और देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, और ऐसे चेहरे दिख रहे हैं जो कि आपने खुद देखा डेटा की अब एनालिसिस करके आ रहा है कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के द्वारा हजारों लोग ऐसे हैं जो कि उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो इसका मतलब उद्देश्य निश्चित रूप से था कि भड़काना और चीज़ों को, और समय रहते ही ये सब सुधार लिया गया। अन्यथा क्या डैमेज होता हमारी शांति को, जो क्षेत्र में देखिए बहुत सेंसिटिव इलाका है और कहा जा रहा है लगभग 100 मीटर की दूरी पर आप पूरा इतना भीड़ लेके पहुंच गए। उनके पास क्या असला थे क्या नहीं थे उसके बारे में कहना मुश्किल है। साथ में उनकी खाने पीने की व्यवस्था जिस प्रकार से संचालन हो रहा था, ये साफ बताता है कि बाहरी हाथ इसमें है, क्योंकि स्विगी और बाकी जो खाने पीने की व्यवस्था जो कर रहे थे, वहाँ से ऑर्डर आ रहे थे, वो बताता है कि बाहरी इसमें हस्तक्षेप है। अब हमें देखना होगा कि ये एलिमेंट कैसे आए, कैसे नहीं आए। जहाँ तक बात हो रही है कि छात्रों की जो भाषा के बारे में, निश्चित रूप से सभी माँ बाप जो पेरेंट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा आवश्यकता है इस समय कि वो देखें कि उनके बच्चे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, क्या उनकी भाषा है। और उनके सामने घर में देखिए बच्चे कहाँ सीखते हैं, या तो अपने दोस्तों सीखते हैं या परिवार में सीखते हैं। परिवार में अगर हम भाषा के ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे वही पिकअप कर रहे हैं, जो आप बोलेंगे, जो व्यवहार करेंगे वही व्यवहार वो घर के बाहर भी करेंगे। तो आवश्यक ये है कि आप भी डिसिप्लिन रहें और बच्चों को वो सीख दें, वो शिक्षा दें, वो डिस्कस करें वो चीज़ों को। जैसे कि बात हो रही है कि भाई उनको पता ही नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं बच्चे, वो केवल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको बाकी लोग बोल रहे हैं।
और उनको ये लगा है कि सीखा है। जो अगर आपने देखा हो, बच्चों से बात की गई बाद में, सब कह रहे थे कि हमारे दोस्तों ने कहा तो हमने कह दिया, और ये भी कहा कि वो कह रहे थे अपॉलॉजी वाले वीडियोस डाल रहे थे बहुत तो ये बहुत दुखद घटना है। और एक और मैं पॉइंट जोड़ना चाहूंगा, ये सब हो क्यों रहा है, बच्चों के बीच में जो परिवर्तन आया व्यवहार में क्यों हो रहा है, सांस्कृतिक के बारे में जो गैप्स है उसके बारे में हमने चर्चा की। महत्वपूर्ण ये है कि आज हम न्यूज़, कौन सी न्यूज़ देख रहे हैं, हम वो न्यूज़ देख ही नहीं रहे ना, हम अखबार पढ़ने में विश्वास नहीं करते। आप बच्चे जितने भी इकट्ठे हैं, आप पूछिए कितने लोग अखबार पढ़ते हैं, वो क्या उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो वो अनरिलायबल सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में जो आ गया उसके माध्यम से उनको जानकारी मिल रही है, और वो किस प्रकार से मैनिपुलेटेड है, वो मिस इन्फॉर्मेशन और किस प्रकार से टेलर्ड है, वो इसके बारे में हम से हमें सभी लोगों को इसके बारे में परिचय है। तो हमें ध्यान देना होगा कि बच्चे जो किताबों से भाग रहे हैं और सही जो है इन्फॉर्मेशन तक पहुंचे, इस बारे में ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे हमारा जो है देश का और नाम करें और विकास के अंदर और सहयोग करें। के शर्मा जी, इसमें क्या क्या थ्रेट आपको दिखा इस पूरे प्रोटेस्ट में? मिस इन्फॉर्मेशन का थ्रेट दिखा, यंगस्टर्स को मिसगाइड करने का थ्रेट दिखा। चलिए ठीक है, उन्होंने बाद में अपॉलॉजी मानी, लेकिन फिर भी इसमें गलती किसकी? क्या इनको मिसगाइड किया गया? तो मिसगाइड किसकी तरफ से किया गया? क्या आपको सोशल मीडिया का एक बड़ा थ्रेट दिखा कि सोशल मीडिया आने वाले समय में हमने कंट्रोल नहीं किया? जैसे ऑस्ट्रेलिया ने एक नियम बनाया कि भाई 18 साल से नीचे के हैं आप अकाउंट नहीं बना सकते। आप अभी सेम नियम एक और कंट्री में, मैं रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, 16 साल को लेकर आया है। 16 साल से नीचे आप वहाँ पर, यूके में 16 साल से नीचे आप एप्लीकेशन या सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओवरऑल क्या क्या चीज़ें आपने देखी? देखिए, जहाँ तक गलत शब्दों का इस्तेमाल है और हमारे जो संवैधानिक पद हैं उनके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किसी ने भी किया है, वो उस निंदनीय है, उसको उसकी निंदा की जानी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपका ध्यान दो चीज़ों की तरफ ध्यान दिलवाना चाहूँगा। एक तो हम अगर इसके पीछे वास्तव में कोई विदेशी हाथ देखते हैं तो फिर हमको सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे दो माननीय मंत्री जाके उन लोगों से मिलते हैं, उनकी शर्तें मान लेते हैं। तो देखिए, इन टोटलिटी में आप देखिए, अगर सरकार के पास ये सूचना होती कि ये लोग देशद्रोही हैं तो उनसे नहीं, सरकार के पास सूचना है। दिल्ली पुलिस ने बाकायदा जानकारी जारी की कि 2800 से ज्यादा वांटेड अपराधी इस प्रोटेस्ट में पहुंच गए थे और 100 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान की आईपी एड्रेस ट्रेस किए गए कि पाकिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे थे। कुछ अकाउंट्स बांग्लादेश से भी ऑपरेट किए जा रहे थे, जो मिस हैंडल या मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका में थे। बिल्कुल आपकी सही सूचना है और ऐसा हर जगह चलता है, हर बार चलता है। मेरा ये कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे आपके बच्चे जिस आंदोलन में भाग ले रहे हैं उनको आउटराइटली अगर हम देशद्रोही कह दें तो ये हमारी सबके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि हमारी परवरिश कैसी हो रही है। हमारे सारे OTT प्लेटफॉर्म जो हैं उनमें किस तरह की भाषा प्रयोग की जा रही है, ये कौन देखेगा? ये हमारा काम है। तीसरी बात, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें जो टेक्नोलॉजी नोहाउ वो जैन जी के काफ़ी बच्चों ने दी, जिससे कि पिन पॉइंट जाके वहाँ मिसाइल्स वगैरह हम डालने में कामयाब रहे। तो वो वर्जन तो चल ही रहा है सोशल मीडिया पर सर। एक तरफ सोशल मीडिया पर चल रहा है मीराबाई चानू जिन्होंने देश के लिए गोल्ड जीता, एक तरफ इनके विजुअल चल रहे हैं जो अपने ही देश की सेना को गाली दे रहे हैं। ये सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है स्क्रीन पर। देखिए, मैंने पहले भी आपसे अनुरोध किया था कि हमें बच्चों को, जैसा जनरल साहब ने भी कहा कि बच्चों को इस बात की माफ़ी देनी चाहिए। उनको ये नहीं मालूम वो सेना कौन है और पुलिस कौन है और अर्धसैनिक बल कौन है। सेना पूजनीय है, सेना उनके लिए भी पूजनीय होगी जिन्होंने उनको गाली दी है। नंबर एक बात तो इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ ऐसे तत्व इस आंदोलन में आए जो कि अपराधी प्रकृति के थे। पुलिस को उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मेरा ये केवल निवेदन ये है कि जो हमारे ही तो बच्चे हैं, वो उनके प्रति अगर मान लो वो गलत हाथों में भी जा रहे हैं, अगर इतनी बड़ी संख्या हमारी गलत हाथों में चली गई तो फिर कैसे हम देश को एक रखेंगे? अगर कोई गलत सोच में जा रहा है, गलत उसकी समझदारी हो रही है तो उसको अपनी तरफ लाओ, उनको बताओ, समझाओ कि भाई कैसे है, क्या गलती है, क्या है, कौन सी चीज आपसे गलती हो गई, कहाँ गलती हो गई, ये सब चीजें। जी कुलकर्णी सर, ये देखिएगा, ये ऑर्केस्ट्रेटेड है, इसमें कोई शक नहीं। बाहर से पार्शली मैं सहमत हूं शर्मा जी से, लेकिन कंप्लीटली सहमत तो नहीं हूं। नहीं, देखिए ये पूरा का पूरा जो है ऑर्केस्ट्रेटेड हो। क्यों मैं कहता हूं, जैसे पांडे साहब भी बता रहे थे कि
इतना बड़ा फाइनेंस करना आसान नहीं होता, नंबर 1। इतने लोगों को मोबिलाइज करना आसान नहीं होता है। नंबर 3, सबसे बड़ी बात, ये अनवांटेड एंटी सोशल एलिमेंट्स तो तकरीबन 2-2.5 हज़ार के आसपास आए हैं और जिनका ये किया है। मुझे लगता है कि जितने भी आंदोलन छेड़ा उन्होंने खास कर ये साफ शब्दों में कहना चाहिए कि अगर हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट था, अगर इसके अंदर कोई लोग आए हैं जो एंटी सोशल हैं, उनको आप माफ़ मत कीजिए। बनस्पत ये कहना कि नहीं जितने भी आए सबको माफ़ किया जाए, वो गलत होगा। क्योंकि जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जिनके अगेंस्ट पहले से ही एफआईआर दर्ज है, जो आए हैं, जिन्होंने पुलिस के ऊपर हाथ चलाए हैं, क्या कोई भी आदमी हो, देश का नागरिक है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, जब वो सरकारी वर्दी में खड़ा है वहाँ पे, वो अपनी नौकरी कर रहा है, आपको कोई हक नहीं बनता है उसके ऊपर हाथ उठाने का। अब आप कहेंगे कि उसका कोई हक नहीं बनता है मेरे ऊपर, आपको बता रखा है ये बैरियर्स है। बैरियर क्यों लगाए हैं? बैरियर इसलिए लगाए हैं कि आपने इसके आगे नहीं जाना है। आपको बार बार अनाउंसमेंट करके बताया जाता है कि आप ये नहीं करेंगे। अगर आपके बीच में कोई इस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स आकर के आपको भड़का रहे हैं, तो ये जिसने भी ऑर्गेनाइज किया इस मूवमेंट को, फिर उसकी जिम्मेवारी बनती है। ये इस तरह के भाषा, इस तरह का, डेफिनेटली इट वाज अ बैड कंडक्ट। मतलब जो चीज़, जो मकसद था, गुड, मैं कहूँगा प्रोटेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पर उस फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। आप किसी भी, कोई प्रधानमंत्री है, वो होम मिनिस्टर है, फौज है, वर्दी वाले बाकी हैं, पुलिस है, बाकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी कोई मतलब यू हैव नो। प्रधानमंत्री भी तो स्वयंभू प्रधानमंत्री थोड़ी हैं, वो तो 90 करोड़ लोगों ने चुन के दिया उनको। नहीं, और स्पेशली मीडिया ऑल्सो, सब मीडिया के कारण आजकल टेक्नोलॉजी से सबको पता चला कि क्या आपको लगता है आज के तारीख में देश के अंदर जेन जी, अगर अपने आप को जेन जी कह रहा है और अपने आप को कह रहा है कि वो इश्यूज उठा रहे हैं जो जरूरी है, दे हैव लॉस्ट द रेपुटेशन। सबकी नज़र में वो गिर गए। इस तरह की भाषा इस्तेमाल करेंगे, वो कितना भी हिंदुस्तान के अंदर कर ले, कभी भी सफल नहीं हो सकते। अगर इस तरह के लोग हैं, इस तरह की मानसिकता है, इस तरह की भाषा का प्रयोग है, ये भारत है। यहाँ पे इस तरह की संस्कृति में इस तरह की बातचीत करना, इफ यू आर इंस्टिगेटेड, इफ यू आर प्रोवोकेटेड, इफ यू आर द होल थिंग इज ऑर्केस्ट्रेटेड, मुझे लगता है सरकार ने पक्का देखना चाहिए। एंड जो भी गलत है, जो भी आप, मैं कह रहा हूँ, अगर कोई डील हुआ है, सबके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है कि हम छोड़ेंगे, यस, उनको जो नॉर्मल है कि किसी ने देखा भाई हाँ आई एम ऑल्सो, जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पर कार्रवाई नहीं होगी। प्रोटेस्ट इज ओके। और जो छात्र नहीं थे और प्रोटेस्ट में हिस्सा लेकर प्रोटेस्ट को डिरेल करने की कोशिश कर रहे थे या हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे थे, उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए 100%। और ये नहीं, बेंचमार्क में भी देना चाहिए। जो भी हो, इनका दीप्के हो, सौरभ हो, जो भी आदमी है, उसके सामने आकर के कहना चाहिए कि यस, हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट था, हमारा प्रोटेस्ट इसके लिए था। वो तो 5 स्टार पार्टी कर रहे थे सर। वही मैं कह रहा हूं, गलत। एंटी सोशल एलिमेंट्स मस्ट बी पनिश्ड एंड दे मस्ट कम फॉरवर्ड एंड से प्लीज पनिश द एंटी सोशल एलिमेंट, दे डू नॉट रिप्रेजेंट आवर कॉज। अगर वही नहीं बोलेंगे और वो इधर उधर की बात करेंगे, दे हैव आल्सो लॉस्ट, दे हैव लॉस्ट द सिंपैथी ऑफ दिस कंट्री इफ दिस इज द वे दे आर गोइंग टू बिहेव। इट्स एट्रोशियस बिहेवियर, डेफिनेटली नॉट अ पीसफुल प्रोटेस्ट। भदौरिया सर, निश्चित तौर पर ट्रीटमेंट विवेक, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो प्रोटेस्ट था वो शुरू से ही देखने में लग रहा था कि ये छात्रों का नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां अपना हित देख रही हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा, शुरुआत में ऐसे लग रहा था प्रोटेस्ट ठीक रास्ते पे जा रहा है, जो उनकी मांग है वो अपनी रख रहे, मगर जैसे ही वहाँ राजनीतिक नेता वहाँ पहुँचना शुरू हुए, बस वहीं से माहौल बिगड़ना शुरू हो गया। और फिर इतना बिगड़ा, और उसमें सबसे बड़ी बात एक चीज़ और नोट करी जाए, ये शासन को इसके ऊपर ध्यान देना है, हमारी सुरक्षा एजेंसियों को ध्यान देना है कि उसमें जिस तरह के जिस बताए कि इतने ज़्यादातर क्रिमिनल लोग आए थे, तो क्रिमिनल लोग आ रहे थे, उनके ऊपर निगाह क्यों नहीं थी? अगर थी तो उनको उसी टाइम उनको वहाँ से क्यों नहीं हटाया गया? और फिर सबसे बड़ी बात है, अगर जो प्रोटेस्ट करा रहे थे, दिव्के हों या उनके अन्य लोग हों, उन्होंने इस चीज़ को क्यों नहीं वहाँ मंच से कहा कि इसमें हमारा पीसफुली प्रोटेस्ट है, इसमें कोई किसी तरह की हिंसा मान्य नहीं होगी। तो एक बार भी उन्होंने ही कहा। जब हमारी सीआरपी, आरपीएफ, इनके ऊपर, पुलिस के ऊपर जब वो लोग पत्थर मार रहे थे, पत्थर फेंके जा रहे थे, एक बार भी इन प्रोटेस्ट जो वहाँ जो करा रहे थे, चाहे दिप्के हों कोई भी हों, इन्होंने एक बार भी मंच से अनाउंस नहीं किया कि आप इस तरह की हरकतें ना करें। क्योंकि कारण ये था कि सबसे बड़ी बात है, इनकी साजिश थी। आप दिप्के कौन था? देश का तो हमारे छात्र है नहीं,
किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का नहीं है, वो आया अमेरिका आम से। आदमी पार्टी से एसोसिएट रहा है और मैं वही तो कह रहा मीडिया हूं विंग में काम कि कर रहा अमेरिका से पूरी प्लानिंग बना के आया, उसके साथ जो है ना अमेरिका की भी कुछ एजेंसियां जुड़ी हैं, भारत की भी जुड़ी हैं, जो हमारी सरकार को कहीं ना कहीं स्तर करना चाहती हैं। तो इस तरह की जो हरकत आप दिखाई दे रही थी, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, यहां कहीं ना कहीं हमारी सरकार की भी चूक है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। जब आपको दिखाई दे रहा था कि ये इस तरह के लोग हैं, तो डे वन से ही इनके ऊपर आपको सख्ती करना चाहिए था, वो सरकार ने नहीं करी, बहुत बड़ी भूल करी है। आपने पहले दिन उनको छूट दे दी, 2 दिन दे दी, उसके बाद तो बिगड़ना ही है। किसी कहते हैं ना कि आपके अगर आप ट्रेन में भी सफर कर रहे हो, किसी के पास सीट नहीं, आप जरा सी जगह बैठने की जगह दे देना, वो धीरे धीरे आपको हटा के खुद बैठ जाएगा। तो यही स्थिति यहां पर हुई है। पहले जी। छात्र आए, बाके बाद में ये क्रिमिनल लोग आए और पार्टियों के नेता भी आ गए, पार्टियों के कार्यकर्ता भी आ गए। जो उद्दंडता वहां हुई है, जो पत्थरबाजी हुई है, जो गालीबाजी हुई है, वो छात्रों ने नहीं, इन लोगों ने करी है। छात्र बिल्कुल। मैं जानता हूं और ये इस तरह से रखा गया सोशल मीडिया पर जैसे वो बहुत प्राउडली कोई काम कर रहे हो। सेना को आपने गाली दी, उसको आपने बाकायदा शूट किया मोबाइल में और उसको बाकायदा पब्लिश किया। जिस गलती के लिए आप कह रहे हैं कि भाई आपको माफी मिलनी चाहिए, आपने उसको शूट किया, आपने अपने दोस्तों से शूट करवाया भी, उसको आपने शान से सोशल मीडिया पे डाला भी, और फिर कहते हैं आपसे गलती हो गई। तो ये खुद को, मुझे लगता है जेनजीज में जो लोग यहाँ पर शामिल थे जिन्होंने इस तरह की गलतियां की है, उनको इंट्रोस्पेक्ट करना होगा कि वो कहाँ चूक रहे हैं। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, सिंहासन में इतना ही, जल्द वापस लौट रहे हैं। देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।